होती है। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रहास नाटक के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है, मैथिली शरण गुप्त है, विष्णु प्रभाकर है, धर्मवीर भारती है, इसमें से कौन से? देखिए, अज्ञेय जी की अगर आप बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी रचनाएं कई बार मैं लिख चुका हूं। इनकी रचना है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, ये किसकी रचना है? बोले सर इनकी रचना अज्ञेय साहब की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नदी के द्वीप लिखा है इन्होंने, नदी के द्वीप लिखा है, याद रखिएगा, नदी के द्वीप लिखा है। आंगन के पार द्वार लिखा है इन्होंने, आंगन के पार द्वार लिखा है, याद रखिएगा, आंगन के पार द्वार लिखा है इन्होंने, ठीक है। और कितनी नाव में कितनी बार लिखा है, कितनी नाव में कितनी बार, ये भी किसकी रचना है? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। धर्मवीर भारती की अगर आप बात करेंगे तो इनकी रचना का क्या नाम है? बोलो सर इनकी रचना है आपका ठंडा लोहा, याद रखिएगा। क्या कहेंगे सर? ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठीक है। कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, याद रखेंगे। उसके बाद आपका सूरज का सातवां घोड़ा, इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। गुड इवनिंग जी, राज बहादुर साहब। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, इनकी एक रचना है जिसका नाम है नहुस, इनकी रचना है जिसका नाम है सिद्धराज करके इनकी रचना है, याद रखिएगा। स्वर्ग और पृथ्वी इनकी रचना है, स्वर्ग और पृथ्वी, याद रखेंगे, ठीक है। चांद और टूटे हुए लोग, याद रखिएगा, चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कह रहा चंद्रहास किसकी रचना है बताइएगा? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी कौन सी है? बोलो सर साकेत है, और क्या बोलते हैं आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती है। क्या लिखेंगे? कहेंगे सर इनकी भारत भारती, याद रखिएगा, कई बार आती है। पंचवटी आती है, पंचवटी इनकी रचना है। और क्या कहेंगे? इनकी रचना का नाम है जयद्रथ वध, याद रखिएगा, जयद्रथ वध, याद रखिएगा। यशोधरा, याद रखिएगा, यशोधरा इन्हीं की रचना है। द्वापर इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? द्वापर इन्हीं की रचना है, मैथिली शरण गुप्त साहब की, याद रखेंगे। काबा और करबला इनकी रचना है, याद रखेंगे, काबा और करबला, ये भी किसकी रचना है? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है। एक रचना इनकी और इंपॉर्टेंट है, अर्जन और विसर्जन करके आ जाती है कभी कभी, याद रखिएगा, अर्जन और विसर्जन, ये किसकी रचना है? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है। और चंद्रहास किसकी रचना है? बोलो सर चंद्रहास भी आपके मैथिली शरण गुप्त साहब की रचना है। बी वाला आंसर याद रखिएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्लियर है क्या? एक रचना इनकी और इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला आ जाती है कभी कभी, ये कभी कभी नहीं कई बार पूछी गई है। देखो पेन भी गिरा है, आ सकती है, ध्यान रखना। उर्मिला आ जाती है, इनकी ही रचना है मैथिली शरण गुप्त की। सर जी आपकी क्लास के अलावा कहीं और से ना पढ़ना पड़े, सारे सिलेबस आपकी क्लास से ही फंस जाए, समाज डीप में पढ़ा दीजिए प्लीज। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए, कह रहे हैं इनमें से नाटक के रचनाकार, किस नाटक के रचनाकार भारतेंदु जी नहीं है? इसमें से ऐसी कौन सी नाटक है जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है? बताइएगा। नाटक की बात कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, सत्य हरिश्चंद्र है, प्रेम जोगिनी है, श्री चंद्रावली है। अब इनकी रचनाएं अगर आप देखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तो कई सारी हैं। इन्होंने वैदिक हिंसा न भवति लिखा है, वैदिक हिंसा न भवति लिखा है, न भवति। इनके कई सारे काव्य मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके कई सारे काव्य मिलते हैं, जैसे इनकी क्या बोलते हैं प्रेम मल्लिका करके है, प्रेम मालिका, ठीक है। प्रेम वाटिका भी इनकी कविता है, प्रेम वाटिका रसखान की भी है। प्रेम माधुरी भी इनकी रचना है, ये काव्य है सारे, प्रेम माधुरी भी इनकी रचना है, ठीक है। उर्वशी इनकी नहीं है। उर्वशी देखिए, अगर उर्वशी नाटक की आप बात करोगे, नाटक, उर्वशी जो नाटक है वो किसका है? वो जयशंकर प्रसाद जी का है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी का है। लेकिन अगर उर्वशी काव्य की आप बात करोगे, उर्वशी किसकी काव्य की बात करोगे, तो ये उर्वशी काव्य वही है जिसको 1972 में क्या मिला है? दूसरा हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओ भाई साहब, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, ठीक है।
अब ये उर्वशी किसकी है, कोई बताएगा? तो ये उर्वशी किसकी बोलो सर? ये रामधारी सिंह दिनकर साहब की है, रामधारी सिंह दिनकर साहब की है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? एक बार कमेंट करके बताओ। आप ही लोगों के कहने पे मैं साहित्य वाला थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा लाता हूं, क्योंकि जूनियर सेशन में साहित्य का पोर्शन अच्छा खासा आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो दोनों चीजें मैंने बता दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि भैया उर्वशी काव्य किसका है, रामधारी सिंह दिनकर, जिसको 1972 में साहित्य वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और जो उर्वशी नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा, अगला कह रहा है कौटिल्य कुठार किसकी रचना है, कोई बताएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में, लेकिन जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ, स्पीड में थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, एक मिनट, चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करोगे तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आप लोग भूले ना। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास किसकी रचना है? बोलो सर इन्हीं की रचना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? बोलो सर इन्हीं की है, ठीक है। उसके बाद पुनर्नवा किसकी है? बोलो सर पुनर्नवा, पुनर्नवा इन्हीं की है, पुनर्नवा। अशोक के फूल इनकी रचना है, अशोक के फूल याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका आलोक पर्व याद रखिएगा, आलोक पर्व याद रखिएगा, आलोक पर्व, जिसको 1973 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा याद रखिएगा, इन्हीं की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा इन्हीं की रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा इन्हीं की रचना है। लेकिन कौटिल्य कुठार किसका है? तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब की रचना याद रखिएगा। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका की संपादिकता करी थी, पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। संपादक भूलिएगा नहीं एकदम। कब से? 1903 से लेकर के 1920 के बीच में। क्लियर है सभी को? एक बार आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ, इनकी रचना है। कुटज भी है, लाओ लिख देता हूं, लो भैया लिख दिया, कुटज भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा कविता क्या है? निबंध है ये, कविता क्या है? ये एक निबंध है। अब इसकी रचनाकार कौन है जरा बताइएगा, सभी लोग आंसर करिएगा प्लीज। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बालकृष्ण है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर अजीत कुमार है? कविता क्या है बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। चलो एक क्वेश्चन आपको पता होगा, तुलसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली लिखी है इन्होंने, ग्रंथावली। इन्होंने जायसी ग्रंथावली लिखी है, जायसी ग्रंथावली ध्यान रखिएगा, जायसी ग्रंथावली भी लिखी है इन्होंने, ठीक है। तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार लिखा है इन्होंने, बिल्कुल मत भूलिएगा, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार इनकी रचना है। चिंतामणि इनकी रचना है, चिंतामणि याद रखिएगा। विचार वीथी इनकी रचना है, विचार वीथी। रस मीमांसा इनकी रचना है, रस मीमांसा इनकी रचना है। और क्या बोलेंगे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, सबसे ऑथेंटिक इन्हीं का माना जाता है। तो इनका नाम क्या है? बोलो सर इनका नाम है रामचंद्र शुक्ल जी। तो कविता क्या है, ये किसकी रचना है? बोलो सर ये आपके रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि अंधा युग किसकी रचना? ये तो खैर बता दोगे आप। अंधा युग नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। हाँ मन करे, दिल से आवाज आए तो शेयर कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो जो चल रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखिए नरेंद्र शर्मा की बात करोगे तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है मिट्टी और फूल। मिट्टी और फूल किसकी रचना है? बोलो सर ये नरेंद्र शर्मा है। ये कई बार रचनाएं अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। प्रवासी गीत अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत ये पूछे किसकी रचना है? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है। एक अग्निशस्य करके है इनकी रचना, अग्निशस्य करके, अग्निशस्य, ये भी किसकी? बोलो सर ये भी इन्हीं की।
और अगर आप मुक्ति बोध की बात करोगे तो चांद का मुंह टेढ़ा आपने सुना होगा। चांद, गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? बोले सर ये इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भूरी भूरी खाक धूली सुना होगा आपने, भूरी भूरी खाक धूली, ये किसकी रचना है? बोले सर ये भी आपके मुक्ति बोध साहब की रचना है। सतह से उठता आदमी सुना होगा आपने, इन्हीं की रचना है ना, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी इन्हीं की रचना है। ठीक है, आदमी। और इनकी एक रचना और है, काठ, काठ का आदमी करके रचना है, नहीं काठ का आदमी नहीं, सॉरी, काठ का सपना, काठ का सपना इनकी रचना है। तो ये कौन है आपके? ये मुक्ति बोध साहब है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अंधा युग किसकी है? ये धर्मवीर भारती साहब की है। तो डी वाला आंसर क्या करोगे आप? यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, हाँ, मुक्ति बोध की। भूरी भूरी खाक धूल भी इन्हीं की है। वेरी गुड। एक और है इनकी प्यारी सी रचना, कामायनी एक पुनर्विचार करके, कामायनी एक पुनर्विचार। देखिए साहित्य में क्या है, साहित्य में थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर धैर्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। विपात्र भी एक इनकी रचना है, विपात्र याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अब जयशंकर प्रसाद की आपको खूब अच्छे से पता है, इनकी पहली कहानी कौन है? ग्राम है, 1912, याद रखिएगा। अंतिम महाकाव्य इनका कामायनी है, जिसमें आपके 15 सर्ग हैं, चिंता से लेकर के आनंद तक। उसके बाद आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे झरना है, आंसू है, आंसू है, लहर है, तितली है, तितली है, कंकाल याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी है, स्वामिनी। ठीक है ना? और क्या बोलेंगे? इनकी स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त ये नाटक है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कानन कुसुम, कानन कुसुम करके रचना है इनकी, याद रखिएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ, याद रखिएगा। ये सब इन्हीं की रचना है। तो यहाँ पे आंसू भी इन्हीं की है, झरना भी इन्हीं की है, करुणालय भी इन्हीं की है। उच्छ्वास नहीं है साहब, उच्छ्वास किसकी है? कोई बताएगा मुझे? तो बोले सर उच्छ्वास आपके सुमित्रानंद पंत साहब की है। किसकी है? कहेंगे सर सुमित्रानंद पंत साहब की रचना है। जिन्होंने क्या लिखा है? जिन्होंने चिदंबरा की रचना करी है, जिन्होंने चिदंबरा की रचना करी है, जिन्होंने कला और बूढ़ा चांद लिखा है, कला और बूढ़ा चांद लिखा है इन्होंने। ग्राम्या की रचना करी है इन्होंने, ग्राम्या। इन्होंने पल्लव की रचना करी है, पल्लव। युगांत की रचना करी है, युगांत। ये सब इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। तो बी वाला आंसर आपका क्या होगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका और स्वर्ण धूलि, इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस की प्रधानता मिलती है इनकी उर्वशी भी है। अभी आपने पढ़ा था 1972 में क्या मिला है इसको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। रश्मिरथी भी इन्हीं की रचना है, रेणुका भी इन्हीं की रचना है। एक हुंकार इनकी रचना है, हुंकार, हुंकार। कुरुक्षेत्र करके एक रचना है, कुरुक्षेत्र, ये भी इन्हीं की रचना है। स्वर्ण धूल इनकी रचना नहीं है, क्योंकि स्वर्ण धूल किसकी है? ये सुमित्रानंद पंत साहब की ही रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, किसकी है? बोले सर सुमित्रानंद पंत साहब की रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, ये पूछ रहे हैं। लिखा इसको किसने है मैं बता देता हूं। इसको लिखने वाले हैं अपने विष्णु प्रभाकर साहब। कौन है भाई? विष्णु प्रभाकर साहब ने इसको मतलब राइटिंग किया है, लिखा है। तो एक बार आंसर करो सभी लोग जल्दी से और बताओ ये किसकी जीवनी है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, एक इनकी रचना बड़ी प्यारी सी आती है, पूछी जाती है, अर्धनारीश्वर करके, अर्धनारीश्वर ये भी पूछी जाती है, और ढलती रात, ढलती रात ये भी इन्हीं की रचना है। किसकी? विष्णु प्रभाकर की। तो यहां पे कौन है भाई? बोले सर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी की
जीवन चरित्र है, का जीवन चरित्र, का जीवन चरित्र है, याद रखिए। बोलेंगे क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित पदों के सही परिचय का चयन करें। कह रहा राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, आपको बताना ये जो रेखांकित है ना, ये जो रेखांकित है 8वीं, ये क्या है? जल्दी से बताएगा। स्पीड ब्रेक जी, सुलेखा यादव जी, अवनीश सिंह है, आकाश यादव है। देखिए लाइक शेयर मत करिए, आप केवल आंसर करते रहिए। क्वेश्चन आपको आपके मन के मिलेंगे, अच्छे वाले मिलेंगे, लेवल के मिलेंगे, जो एग्जाम में छपे आपके। ठीक है, देखो साहब, कक्षा क्या है? ये विशेष से है, भाववाचक, वो समूहवाचक संज्ञा है। इसकी विशेषता बता रहा है 8वीं। मतलब पहली बात तो 8वीं क्या है? विशेषण है, ध्यान से समझिएगा। अब आप कहोगे सर कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। अब आप कहोगे सर निश्चित संख्यावाचक में कौन सा है? तो 8वीं की बात कर रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके। तो ये आपका क्रमवाचक हो जाएगा, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है? 8वीं कक्षा, कक्षा स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग बनेगा, इसका मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है? उसके बाद क्या पूछ रहा है? अच्छा, वचन कौन सा है? तो राकेश 8वीं कक्षा, कक्षा एक है ना, मतलब 8वीं है, लेकिन है तो कक्षा एक ही। अब 8वीं है तो भैया एक वचन में आएगा, मतलब कक्षा है, एक ही कक्षा है, कक्षाएं होता तो बहुवचन हो जाता, तो एक वचन बोलेंगे, एक वचन हो जाएगा। और कुछ बचा यहां पे? सॉरी। अब देखो, ये पूरा प्रोसेस आपको देखना है। सबसे पहला तो विशेषण सब में, ठीक है साहब। उसके बाद संख्यावाचक है, एक तो ये कट गया, एक ये कट गया, ठीक है, बचा संख्यावाचक दोनों। अब संख्यावाचक में कौन सा? क्रमवाचक, देखो कहां पे है, तो ये आवृत्तिवाचक कट गया आपका, ठीक है। क्रमवाचक ये हो गया, स्त्रीलिंग एक वचन, कक्षा विशेष से, बता चुका हूं पहले, क्योंकि विशेष से मैंने यहीं पे लिख दिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला राइट होगा। क्या सभी का सी है? वेरी गुड। वर्ण, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है वर्ण, विषय, भाव, अभिव्यक्ति पक्ष, कला और आत्म पक्ष, ये सब क्या है? काव्य के गुण है। देखिए काव्य के गुण, वैसे काव्य के गुणों में बड़ा मतभेद है विद्वानों में, लेकिन जब आप काव्य के गुण देखोगे, जब रस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, तो यहां पे आपका एक तो आता है माधुर्य गुण, 3 आते हैं, वो भी उनके आचार्य वामन के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आपका प्रसाद गुण आता है, नहीं ओज गुण आता है, ओज गुण मतलब कैसे भी लिख दो, ओज गुण आता है, माधुर्य गुण आता है, और उसके बाद आपका प्रासाद गुण आता है, प्रासाद गुण आता है। ये 3 गुण आते हैं किसके अनुसार? तो आप कहोगे सर आचार्य वामन के अनुसार, वामन के अनुसार जो काव्य के गुण हैं वो 3 माने गए हैं। अच्छा, ये वर्ण हो गया, वर्ण विषय मतलब भाव, अभिव्यक्ति पक्ष मतलब कला, और आत्म पक्ष ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये काव्य रचना के सहायक तत्व हैं। ये क्या है? ये काव्य रचना के सहायक तत्व हैं। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा किलकत कान घुटरुअन आवत, इसमें कौन सा रस है पूछ रहा है। तो देखिए प्रेम तो है यहां पे, लेकिन कौन सा प्रेम है? किलकत कान्हा घुटरुअन आवत, मतलब जो कान्हा जी हैं वो घुटनों के बल चल रहे हैं, मतलब बच्चे हैं। तो श्रृंगार कब होता भाई? प्रेम होता है जब, कौन सा वाला प्रेम? वही वाला तगड़ा वाला, तब कौन सा हो जाता? श्रृंगार रस होता। तो यहां बच्चों का जब वर्णन हो माँ बाप के साथ या विदाउट माँ बाप के, लेकिन बचपने का वर्णन हो रहा हो, तो वहां क्या होगा? वहां वात्सल्य रस होता है, ठीक है। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जिसका स्थायी भाव वत्सलता होता है। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर जिसका स्थायी भाव वत्सलता होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, ठीक है। तो यहां पे केवल क्या है? ए होगा, तो केवल ए होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर सभी को? वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित पदों के सही पद परिचय का, मतलब सही परिचय का चयन करें। यहां पे वे की बात कर रहा है। अब देखो इसके बारे में समझिएगा, ये क्या है? कहेंगे वे आ रहे हैं। कौन आ रहा है साहब? वे आ रहे हैं, मतलब अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वे हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं, होगा यहां पे। तो वे मतलब किस में आता है? बहुवचन में आता है। तो यहां क्या होगा? अन्य पुरुष बहुवचन है, ठीक है।
दूसरी बात, वे बहुत अच्छे लोग हैं, पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। और कुछ पूछ रहा है क्या? अच्छा, कर्ता पूछ रहा है। अब वे लोग अच्छे हैं तो अच्छा कौन है? वे अच्छे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर ये कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा प्रोसेस कहां पे। पहली बात, वे बहुत अच्छे लोग हैं तो निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक नहीं होगा, सी वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन पहले देख लो, मान लो नहीं हुआ तब पहले एक बार चेक कर लो। फिर देखो साहब, अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों कह रहा है तो दोनों मान लो, लेकिन पुल्लिंग है ये, ठीक है, और कर्ता कारक है, सी वाला आंसर राइट होगा आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है, ये आपको बताना है। इसको पढ़िएगा बढ़िया से और आंसर बताइएगा। कह रहा है यमराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्कलोड काफी बढ़ गया है। यमराज जी कह रहे हैं वर्कलोड काफी बढ़ गया है, भांग गांजे का नशा भी कम पड़ गया है, अफीम चरस का दाम काफी बढ़ गया है, सो कभी कभी पॉलिथीन भी लेता हूं। तो ये थोड़ा सुन करके आपको हंसी का भाव नहीं आ रहा कि यमराज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्कलोड बढ़ गया है। तो जैसे ही आपने इस पंक्तियों को पढ़ा तो आपके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा हंसी आ गई। अब हंसी आ गई तो मतलब हास्य रस हो गया साहब, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। गुस्सा आता तो रौद्रस हो जाता, और एकदम ज्ञान प्राप्ति कर लेते कि अब मोह माया सब दूर है, कोई मोह माया से एकदम अलग, यहां वैराग्य धारण कर लेंगे, तब निर्वेद हो जाता। और अगर दुख होता तो करुण रस होता, लेकिन करुण रस का स्थायी भाव जुगुप्सा नहीं होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जुगुप्सा तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोंगरी है, मैथिली है, ब्रजभाषा है, असमिया है। देखिए असमिया तो बहुत पहले से है साहब, असमिया जो है ये बहुत पहले से है। आपके वर्ड जब आपके 14 भाषाएं जोड़ी गई थी तो उसमें असमिया भी थी। ठीक है, मैथिली भी जोड़ी गई थी आपकी। मैथिली कब जोड़ी गई है? मैथिली ये आपकी जोड़ी गई है 2003 में, इसको 2003 में जोड़ा गया है। उसके बाद डोंगरी को भी 2003 में ही जोड़ा गया है। ब्रजभाषा अभी नहीं है, ये बोली में आती है, तो सी वाला आंसर राइट करिएगा। बाकी संविधान के बारे में तो पता ही है, आपको नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिए कि जो अनुच्छेद है, भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आप कहोगे सर 343 से 351 के बीच में मिलता है। कौन सा भाग है जो भाषा का जिक्र करता है, तो आप कहोगे सर 17वें भाग में भाषा का प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का प्रावधान मिलता है, तो आप कहोगे सर 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा का प्रावधान मिलता है। याद रखिएगा 3 अमेंडमेंट हुए हैं 1900। सर आप बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, अच्छा थोड़ा कम हो जाता हूँ, चलो खैर थोड़ा और स्लो आ जाता हूँ, वैसे सही है स्पीड। वैसे इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंधित नहीं है? ये पंख का मतलब क्या होता है? पंकज सुना होगा, कमल को कहते हैं पंख, मतलब कीचड़। पंख मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। ये कौन है भाई साहब? सर 12 नंबर क्वेश्चन में बहुवचन बताया आपने, तो आंसर सी कैसे होगा? वेरी गुड। किसमें बताया है? क्वेश्चन नंबर 12 में। वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे, हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, सी तो नहीं होगा, फिर माफ करना मेरे भाई, बहुवचन होगा। वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे तो बहुवचन है, बात तो सही कहा तुमने, तो मुझे लगा बहुवचन लिखा है, कोई बात नहीं, इसको भी काट दो, आंसर ई वाला होगा। इसीलिए कहा था चेक कर लो एक बार, वो मैं वहां पे ई मतलब इसको बहुवचन समझ बैठा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ई वाला आंसर कर दीजिएगा। हो जाता है कभी फ्लो में, कभी कभी यहाँ यार बहुवचन ऐसे चौंधिया आ गए, मतलब ये एक वचन लिखा है, हम बहुवचन समझ बैठे इसको। तो वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे जो है बहुवचन में आता है, इसलिए आपका बहुवचन होगा और ई वाला आंसर होगा। इसको सही कर देना, माफी चाहता हूं उसके लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि पंख का मतलब कीचड़ होता है। कहीं बड़ा पंख है उधर भाई, दलदल भी बोलेंगे, दलदल कीचड़ एक ही बात है वैसे, दलदल बोलेंगे। अच्छा, पंख का मतलब पाप भी होता है, पाप, ठीक है, लेकिन पंख का मतलब पंचक नहीं होता है। सी वाला आंसर करिएगा यहाँ पे, पंच का पंख का मतलब पंकज, पंचक नहीं होता। 21, 71, 92, हाँ 3 संशोधन हुए हैं, वेरी गुड। यागवेंद्र जी सही कर दिया उसको, ई वाला आंसर होगा, बहुवचन होगा ना यहाँ पे, वे जो है ये बहुवचन में आता है, वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे लग गया मेरे से, बहुवचन होना चाहिए था वहां पे, तो बहुवचन कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि बहुवचन होगा तभी क्रिया जो है बहुवचन बनेगी, विशेषण भी तभी बहुवचन बनेगा, क्योंकि विशेषण का जो लिंग और वचन है वो विशेष्य के अनुसार बदलता है, और विशेष्य यहाँ पे क्या है, विशेष्य यहाँ पे ये है। ई वाला आंसर करिएगा, और कोई इसमें है नहीं। ठीक है, खैर आगे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है भाषा, हाँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। आपसे पूछ रहा है भैया यह कथन किसका है? हाँ, जल्दी जल्दी आंसर करो और बताओ ये वाला जो कथन है वो किसका है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने कहा, रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा है, या फिर किशोरी लाल वाजपेयी जी ने कहा है? बताइएगा, तो कई मार दो यार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुलेखा यादव जी का आंसर बिल्कुल सही है। बोल सर कामता प्रसाद गुरु जी, और ये वही कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके अनुसार इन्होंने सार्वनामिक विशेषण को निर्देशक विशेषण कहा है, जो आपका क्या बोलते हैं प्राविशेषण है उसको अंतर्निहित विशेषण कहा है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्राविशेषण को अंतर्निहित विशेषण, संकेतवाचक विशेषण मतलब जो आपका सार्वनामिक विशेषण है उसको निर्देशक विशेषण कहा है। इन्होंने विराम चिन्ह की संख्या 20 मानी है, इनके बारे में थोड़ा सा जरूर जान लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम सही है? इसमें जो सही है वो बताइएगा। देखिए साहब, कह रहा कृपणता, कृपणता मतलब कंजूसी, और उदारता लुटाए रहो भाई। ठीक है, कृतज्ञ जो उपकारों को नहीं मानता है, एहसान फरामोश, और कृतज्ञ जो एहसानों को मानता है। अभी आगे से हट रहा हूं, कृतज्ञ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य का मतलब क्या होता है, त्यागने योग्य। तो ग्राह्य का क्या करोगे, त्याज्य करोगे। ग्रहण का क्या करोगे, अर्पण करोगे। दाता का क्या करोगे, याचक करोगे विलोम। मुक्त का क्या करोगे, बद्ध कर दोगे। ठीक है, बंद। खेचर मतलब आकाश में चलने वाला, भूचर मतलब पृथ्वी पर चलने वाला। बी वाला आंसर राइट है, बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, बताइएगा। दांत, अधर, आंख और कान। देखो कान का तत्सम कर्ण होता है, आंख का तत्सम अक्षि होता है, सॉरी, दांत का तत्सम क्या होता है, दंत होता है। अधर देखो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है नहीं, ये ओंठ को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे पीठ को क्या कहा जाता है, तो बोलो सर पृष्ठ होता है तत्सम, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाक का क्या होता है, तो नाक का नासिका होता है बेसिकली, कई जगहों पे नक्र भी लिख करके आता है। ठीक है, कान का लिख ही दिया है, दांत का लिख ही दिया है, जीभ का मैं लिख देता हूं। जीभ का पूछे तो क्या बोलेंगे, जीभ का जीवा होता है, जीवा। अच्छा, मान लो तोंद का पूछे तब क्या कहोगे, तोंद का भैया तुंद होता है, याद रखिएगा। चलो आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा गेंद का तत्सम क्या होता है, सभी लोग कमेंट करिएगा, गेंद का तत्सम बता दूं आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, पैर का पद होता है, या पाद कह देते हैं, वैसे पद होता है। उसके बाद क्या बचा, कुछ बचा, हाथ का आपको पता ही होगा, हस्त होता है। माथा का भी आपको मालूम ही होगा, मस्तक होता है। माथा का क्या होता है, बोलो सर मस्तक होता है, मस्तक याद रखिएगा। खैर, गेंद का क्या होगा, गेंद को कंदुक कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, गेंद को कंदुक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कह रहा कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, आसान है, कर सकते हो। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, मुनि है, लहर है, यमुना है, मेधावी। आप बताइएगा मुनि का क्या होता है। बोलो सर मुनि बोले तो साधु को बोलते हैं, जिसको हम परिव्राजक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम परिव्राजक कहते हैं, जिसको हम तपस्वी भी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको योगी भी कहा जाता है, योगी भी कहा जाता है। ठीक है ना, मुनि है, परिव्राजक है, तपस्वी है, योगी है, ऋषि है, ये सब इन्हीं के पर्यायवाची। खैर, लहर को क्या बोलते, कहेंगे सर लहर को हिलोर कहा जाता है, तरंग कहा जाता है, वीच कहा जाता है, वीच बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, इसे उर्मी कहा जाता है, उर्मी बोलेंगे। मौज कहा जाता है, मौज। ये सब किसके हैं, तरंग के पर्यायवाची। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची है ये, यमुना को बोलते हैं, जिसको कालिंदी कहते हैं, जिसको कृष्णा कहा जाता है, इसको कालगंगा कहते हैं, कालगंगा। और इसकी एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं ना, उनको ऐसे लिख लीजिएगा, सूर्य है, रवि है, भानु है, अर्क है, हंस है, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, उनके पीछे लगा देना, गाना गा देना, कबूतर जा जा,
जा, जा, सब किसके बन गए? यमुना के। दूसरा तरीका, यमुना के पर्यायवाची याद करने, जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं, प्लस में पुत्री का पर्यायवाची ठोको और बना दो। जैसे रवि, तनया, अर्क, तनुजा, ऐसे करके अर्क सुता, ऐसे करके बना दीजिएगा। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं और तैयारी नौकरी करने की करते हैं। धीरू चौहान। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है बताइएगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? लहर वाला मेरा यूपीपी में गलत हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी राजा, अब गलत मत करिएगा, एकदम बढ़िया होना चाहिए। राजा नगर में आए, कह रहा विधानार्थक है। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, आज्ञार्थक। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, प्रश्नार्थक। मोहन घर नहीं आया, निषेधार्थक। अब कह रहा असंगत कौन सा होगा बताओ जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 32 मिनट हो गया है और हम लोग 20वें क्वेश्चन पे हैं। स्लोली चलोगे कैसे काम चलेगा भाई? 20 का सी कौन कर रहा है? क्या बात है, दिल एकदम गदगद कर दिया आपके कमेंट। अंजलि जायसवाल जी आ जाओ, देखो बताता हूं। राजा नगर में आए, यहां क्या मिल रहा है? क्रिया का होना भी पाया जा रहा है और जानकारी भी मिल रही है, यानी कि विधानार्थक या विधानवाचक है। बोलो सर सही है, अर्थ के आधार पर 8 भेद वालों में से यही है। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, ऑर्डर दिया जा रहा है, जो काम दिया गया उसे देखो। यह आज्ञार्थक है या आज्ञावाचक है? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ओहो, प्रश्नार्थक नहीं है ये, वैसे ये प्रशंसा बोधक है, लेकिन यहां पे आपका तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये विधानार्थक में आएगा, क्रिया का होना पाया जा रहा है, विधानार्थक ही है ये। तेरा मोहन गर्भ नहीं है, निषेधाचक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चन अगला देखिएगा, कह रहा कि वाक्य में क्रिया शब्द का चयन कीजिए और बताइए वह हर दिन पार्क में दौड़ने जाता है। वह हर दिन पार्क में दौड़ने जाता है, कह रहा क्या? क्रिया शब्द का चयन करो। आमा यार, एक ये क्रिया है साहब, ठीक है, और एक ये क्रिया है साहब, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं तो वहां क्या होता है? मतलब ये सहायक क्रिया भी इसी में लपेट लो, तो वहां क्या होता है? बोलो सर संयुक्त क्रिया है। मतलब ये संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है। कौन सा है क्रिया भैया? संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है। तो दौड़ना ये भी क्रिया है और जाता है ये भी क्रिया है। इसका मतलब ई और डी कहां पे है? देखो ये है ना डी और ई, हमने उल्टा बोल दिया, मतलब सीधा आप समझ लो इसको। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य की बात कर रहा है। कृत्यवाच्य का सही वाक्य कौन सा है? कृत्यवाच्य में मैंने आपको क्या बताया, देखो कर्ता होगा, कर्ता के साथ में ने विभक्ति होगी। यदि कहीं भी कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है, आंख बंद करके ठोक देना, कृत्यवाच्य होगा। दूसरी कंडीशन, अगर कर्ता विभक्ति रहित है, अगर कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, कर्ता विभक्ति रहित है, तब आप क्या करोगे? कृत्यवाच्य ठोक देना। क्लियर है सभी को? अच्छा, कह पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक क्या है? देखो कर्म है, कर्म के बाद क्रिया है। मैंने ये भी आपको बताया कि कर्म के बाद अगर केवल क्रिया हो, मतलब केवल कर्म हो और क्रिया हो, वहां कर्मवाच्य होता है, क्योंकि यहां करता ही नहीं। अच्छा, भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। कह रहा मुझसे चला नहीं जाता, मुझ करता है से विभक्ति अकर्मक क्रिया है, चला नहीं जाता ये कौन सा है? बोलो सर ये भाववाच्य है। भाववाच्य जब कर्ता के साथ से विभक्ति लगी हो और अकर्मक क्रिया हो, भाववाच्य। अरुण से चुप नहीं रहा जाता, भाववाच्य है। राधा ने दूध पिया, देखो लो कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है, ये कर्ता है, कर्ता के साथ क्या है? ने विभक्ति है। इसका मतलब आंख बंद करके ठोको, आंसर डी इज राइट। क्लियर है? अगला कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलो जी छापो जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर थोड़ा सा बढ़ाइएगा। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कहता हूं कि जल्दी यार, मतलब ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, वैसे कम क्वेश्चन रह जाते हैं। अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहला पहला कौन सा है? देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आयोग ने आंसर माना है वो मैं बता रहा हूं आपको, और यही मानिएगा, ठीक है। एक स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा आपका होता है संघर्षी व्यंजन, या इसी को हम ऊष्म कहते हैं या उष्ण कहते हैं, ठीक है, उष्ण कहते हैं। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा इसी में एक स्पर्श संघर्षी भी जोड़ दिया इन्होंने,
कहा भैया एक स्पर्श संघर्षी होता है, उसको भी इसी में ठोक दो। वैसे प्रयत्न के आधार पे दो ही माने जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है वैसे मतलब, एक होता है वो क्या बोलते हैं इसका, मतलब ये आपका बाह्य प्रयत्न के आधार पर नहीं होता, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, अंतः प्रयत्न के आधार पर, ऐसे करके। तो ये संघर्षी हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, संघर्षी हो गया, और आपका स्पर्श संघर्षी हो गया। एक आपका होता है नासिक के व्यंजन भी इन्होंने जोड़ा। कहा भैया एक नासिक की जो पंचमाक्षर होता है उसको अलग जोड़ दिया, नासिक के व्यंजन भी ठोक दो इसी में। उसके बाद आपने पढ़ा होगा पांचवा पार्श्विक भी आता है। पार्श्विक, ये मैं अपने आप से आंसर नहीं दे रहा हूं, इन्होंने पूरा माहौल बदल दिया यूपी+C1। पार्श्विक हो गया, और छठे नंबर पे इन्होंने जो आपका लुंठित वर्ण है, लुंठित, उसको भी लपेट दिया इसी में। कहा ये भी जो है प्रयत्न के आधार पे ही है, ठीक है। प्रकंपित जिसको बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित कह सकते हैं। उसके बाद एक आपका सातवां इन्होंने जोड़ा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त भी इसी में लपेट दिया इन्होंने। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो भी इसी में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और बचा, एक होता है आपका आठवां, इन्होंने बोला संघर्षहीन। संघर्षहीन, संघर्षहीन बोलते हैं इनको, जिनके अंदर संघर्ष नहीं है। आठवां आपका कौन सा हो गया? बोलो सर आठवां हो गया संघर्षहीन। क्लियर है सभी को? हाँ, आपका अंतस्थ व्यंजन जिसको बोलते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए? बोलो सर 8 प्रकार के। ये भाई साहब 8 प्रकार के माने गए हैं, आंसर ए वाला करिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, वैसे 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ये नया क्वेश्चन है आपका एकदम पीछे वाला। किसी भाषा की विचारधारा को दूसरे भाषा में व्यक्त करना। अनिकेत का मतलब क्या होता है? जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। अनाद मतलब जिसमें ध्वनि नहीं है। अनुयायी किसी को मानने वाला, किसी के मतलब वो करने वाला, अनुसरण किसी का करने वाला। अनुवाद मतलब ट्रांसफर कर रहा है। अरे इनके उदाहरण नहीं पता रोहित? स्पर्श संग व्यंजन जो है वो का से मां तक है, का से मां तक, का से मां तक, का से मां तक स्पर्श है। ये पहला वाला हो गया पॉइंट। दूसरा आपका कौन सा है? संघर्षी उसमें की बात कर रहा है। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, और उसके बाद आपका दंत सकार हो गया, और उसके बाद हा हो गया। तीसरा आपका कौन सा आता है? स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे। चा, छा, जा और झा हो गया। उसके बाद चौथा नासिक के, काखा गाघा अंगा, चाछा जा झा या, टाठा डाढ़ा ताथा दाधा ना। उसके बाद आपका पार्श्विक व्यंजन 5वें नंबर पे ना, पार्श्विक, ये ला को पार्श्विक बोलते हैं। 6वें नंबर पे क्या? लुंठित, रा को लुंठित बोलते हैं। 7वें नंबर पे क्या? उत्क्षिप्त, डा और अढ़ा, ये 7वें नंबर वाला हो गया। संघर्षहीन वो अंतस्थ में आ जाएंगे आपके, यार अलावा, ठीक है। ये हो गए, ओके जी। रोहित प्रजापति जी क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। असंगत कौन सा ये बताना है। देखिए साहब, असंगत की बात कर रहा है। विरागी का रागी, सामिस का निरामिस, भंजक का योजक और भाव का आविर्भाव। देखिए साहब, आविर्भाव का जो विलोम होता है वो तिरोभाव पढ़ा है हमने। हमने क्या पढ़ा है? हमने तिरोभाव पढ़ा है। लेकिन यहां कह रहा भाव का, भाव का आप क्या कर सकते हो? देखिए भाव का अभाव तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभाव करोगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? भाव का आप अभाव ना करके निर्भाव कर देंगे, चलेगा। अभाव मतलब कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा, खैर ए वाला आंसर होगा। भंजक का योजक होता है सामिस का निरामिस, सामिस जो मांस खाता हो, निरामिस जो ना खाता हो। सामिस मांस युक्त भोजन, निरामिस मांस रहित भोजन। विरागी का रागी कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके जहां उल्लंघन करके कहा जाए, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, या फिर आपका व्यतिरेक या भ्रांतिमान। व्यतिरेक जो है ये एकदम उसकी तरह होता है, उपमा का उल्टा बोलते हैं। भ्रांतिमान आपको बता चुका हूं, जब उपमेय को कुछ और मान करके वर्णन कर दिया जाए। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपल रोटी। अन्योक्ति अलंकार जब प्रस्तुत बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दूसरा दिया जाता है अप्रस्तुत का, वो आपका अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। और अतिशयोक्ति अलंकार जहां बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था।
राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, और राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस बार। संदेशन मधुवन कूप भरे, मतलब इतने संदेशे आ गए कि मधुवन के कुएं भर गए साहब। खैर, दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कई बार बोल चुका हूं ये तो। उर्वशी के लिए इनको बताया था मैंने आपको, लाओ अच्छे से लिख ही देता हूं, ये भी आ गया। 1972 में हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महिला कौन है, महादेवी वर्मा, 1982 में। ये वाला आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष होना चाहिए सर्वनाम, अच्छा उत्तम पुरुष सर्वनाम की बात कर रहा है, कौन सा होगा। मेरे लिए, इसने, तुमने, उन्हें, तो इसने अन्य पुरुष, तुमने मध्यम, उन्हें अन्य, मेरे लिए उत्तम पुरुष। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। महादेवी वर्मा की कृति नहीं है, इसमें कौन सी नहीं है भाई। यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा, ये तो पता है आपको। खैर, यामा को 1982 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, महादेवी वर्मा को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी रचनाएं, इन पे आयोग हमारा स्पेशल जो है प्रेम रहता है महादेवी वर्मा जी से, तो इनकी रचनाएं अक्सर आती रहती हैं। ठीक है, आंगन के पार द्वार नहीं है, यह गे साहब की रचना है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, इसको शायद मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और कितनी नाव में कितनी बार शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। एक बार देखना पड़ेगा, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। खैर, आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन करना है। प्रतिवेशी है, पुत्र है, तनय है और सुत है। देखो साहब, पुत्र, तनय और सुत ये किसके हैं, ये सब बेटा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आत्मज के पर्यायवाची हैं, इसको आत्मज कहते हो। लेकिन प्रतिवेशी पड़ोसी को कहा जाता है, ये पड़ोसी का तत्सम है। ये क्या है, पड़ोसी का तत्सम है, ये पड़ोसी को कहते हैं। आंसर इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यही क्या है, भिन्न है, यही बेमेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समासिक शब्द, ये जन्म नहीं पूछेगा, महादेवी का जन्म कहाँ हुआ था। बहुव्रीहि सामासिक शब्द की पहचान करें। भरपेट, भरपेट मतलब पेट भरकर, भरपेट मतलब पेट भरकर। तिराहा, 3 राहों का, ये आसान है, राहों का समाहार हो रहा है, समाहार हो रहा है। ठीक है, त्रिलोचन, 3 हैं जिनके लोचन अर्थात आंख, अर्थात आंख, उन्हें क्या कहा जाता है, शिव जी। उसके बाद प्रतिदिन, हर एक दिन की बात कर रहा है, प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, प्रत्येक दिन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक दिन। देखो साहब, एक तो ये और दूसरा ये अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ये कौन सा है, ये आपका द्विगु समास है। ठीक है, बचा कौन सा, त्रिलोचन, ये आपका क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। आसान है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कह रहा है समास विग्रह की दृष्टि से आसुमेलित विकल्प कौन सा है, बताइएगा। खैर, आसुमेलित बता दो। गजानन, गज का है आनंद जिसका, गणेश जी, ये बहुव्रीहि समास हो गया भैया। कौन सा है, ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। उसके बाद कह रहा चरण कमल, चरण है जिसका कमल, और पीतांबर, पीला है जो अंबर। अगर देखो ऐसे विग्रह किया गया है, समझिएगा, तो ये कर्मधारय होगा। ये क्या होगा, इधर लिखता हूं, अगर ये ऐसे विग्रह किया है तो ये कर्मधारय होगा, जिस तरह से विग्रह मिलता है। लेकिन अगर यहां पे ऐसे कह दे पीतांबर का, पीले वस्त्र धारण करने वाले, करने वाले, अर्थात कौन, अर्थात विष्णु जी को कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं। तब ये कौन सा हो जाएगा, तब यहां बहुव्रीहि समास बनेगा। तब क्या बनेगा, तब बहुव्रीहि समास बनेगा। मैटर करता है ऑप्शन में क्या है, प्रायोरिटी बहुव्रीहि को दोगे। चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर, ये आपका कर्मधारय समास है। ये कौन सा है, आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। ठीक है,
लोकतंत्र, लोक का तंत्र, ये अधिकरण, वो सॉरी माफ करना, संबंध तत्पुरुष है आपका। ये कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। तो कौन सा मिला हुआ नहीं है? बोले सर यही नहीं है, क्योंकि ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा कि इकलौता शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। सभी आंसर करेंगे? चलिए आंसर करो भाई, ब्रेक स्पीड बहुत बतियाते हो। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सबका भौकाल है, बहुत तगड़ा भौकाल है, सबका भौकाल है, टेंशन मत लो। वेरी गुड, सबका आंसर सही। क्या बोलेंगे? द्विगु समास है, इकलौता भाई, अकेला है जो, इकलौता द्विगु समास हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से संडसी का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? चलिए देखिए, ये जो श्रृंखला लिखा है ना, इसका तद्भव क्या होता है साहब? इसका जो तद्भव होता है वो संकल होता है, संकल होता है, ठीक है। सलाका का तद्भव सलाई होता है, संदिका नहीं, संदर्शिका होता है। किसका? संडसी का तत्सम, संदर्शिका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजनों को एक साथ मिलाना है। अच्छा, का और सा को एक साथ मिलाओ, मिलाओ जल्दी से। उसके बाद क्या बोलेंगे? जा और या को एक साथ मिलाओ, ठीक है। तो जब इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा? ये छा बनेगा। इसको मिलाओगे क्या बनेगा? ये आपका ज्ञा बनेगा। और अगर ता और रा को मिलाओगे तो क्या बनेगा? तो आपका त्रा बनेगा, ठीक है। और अगर आपने ये क्या बनेगा? बोलो सर ये त्रा बनेगा। और अगर आपने सा और रा को मिलाया तो क्या बनेगा? तो ये आपका स्रा बनेगा। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके या, रा, ला और वाह है, ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण